हेलो गाइस, आई एम निखत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इंडियन पॉलिटिकल के सेकंड टॉपिक को डिस्कस करने वाले। फर्स्ट टॉपिक मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे मैं डाल चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ये हमारे कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आते हैं, ख़ासतौर से DSSB, KVS, SSC, CGL एंड अदर एग्ज़ाम्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हम ये पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक ये। तो भारत का संवैधानिक विकास को हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो हम कंपनी रूल देखते हैं और दूसरा ब्रिटिश रूल देखते हैं, ब्रिटिश क्राउन रूल, जिसमें विक्टोरिया का राज होता है, पूरा क्वीन का राज होता है। ठीक है, कंपनी रूल और एक क्वीन रूल होता है। ठीक है, तो कंपनी रूल कहाँ से? 31 दिसंबर 1600 से माना जाता है। बेसिकली हम 1600 से 1857 तक हम मानते हैं, तो ये कंपनी रूल होता है। और दूसरा होता है द ब्रिटिश क्राउन रूल। ठीक है, जो कि 1858 से 1947 तक माना जाता है, जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है 1947 में। और ये 1857 का विद्रोह होता है, उस टाइम तक ये माना जाता है। ठीक है, तो हम आगे करते हैं। फर्स्ट क्या है, इसमें कई सारे अलग अलग टॉपिक्स हमें कवर करने को मिलेंगे। इसमें एक ही में हम करेंगे। ये आज हम कंपनी रूल जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये ब्रिटिश क्राउन रूल, विक्टोरिया वाला रूल, ये बाद में कर पढ़े, अलग टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो क्या नंबर 1, द कैरेक्टर ऑफ 1600 AD। 1600 ईस्वी का राजलेख क्या था? तो 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ प्रथम जो थी, ये उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को, EIC मीन्स कहीं पे भी EIC होगा तो इसका होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आप समझ जाना, को इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया को 15 देशों में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसकी स्थापना के समय इसकी पूंजी थी 30133 पौंड थी। ठीक है, और इसमें कुल भागीदार थे 217, इसमें टोटल भागीदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ये हमेशा अक्सर पूछा जाता था। उस समय अकबर था इसका शासन। ठीक है, यहाँ का, इंडिया का। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत जहांगीर के शासनकाल में आया था। को किसके शासनकाल में पहली फैक्ट्री लगाई गई और कब लगाई गई और कहाँ लगाई थी? तो 1608 में लगाई गई सूरत में, और जहांगीर के शासनकाल में लगाई गई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इन साथ ही आगे देखते हैं, कंपनी का प्रशासन गवर्नमेंट और उसकी परिषद काउंसिल देखती थी। अब कंपनी तो इन्होंने बनाया ना, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन इसका प्रशासन करती थी? तो वो गवर्नर होती थी। ठीक है, और उसकी बाकी अलग परिषद काउंसिल्स होती थी। अब ये 3 जगह पे थी, बंगाल, मद्रास, कलकत्ता। कलकत्ता नहीं, यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए था। ठीक है, कलकत्ता बंगाल तो सेम हो गया। ठीक है, आगे सही रहेगा। गवर्नमेंट और उसकी 24 सदस्यों की परिषद थी। ठीक है, एक तो गवर्नमेंट होता था, गवर्नर होता था, सॉरी गवर्नर, और बाकी 24 अलग सदस्य थे। अगर गवर्नर के बिना पूछे कितनी परिषद थी तो 24 थी, लेकिन अगर गवर्नर को इंक्लूड करके पूछे, गवर्नर के साथ पूछे, तो टोटल सिर्फ 25 माने जाएंगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब आगे देखते हैं। देखो, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, ये 3 हमारी प्रेसिडेंसी नगर हुआ करते थे। प्रेसिडेंसी नगर थे, ये 3 थे। ठीक है, अब आगे, ये प्रेसिडेंसी नगर इसलिए थे क्योंकि इनका प्रशासन गवर्नर एंड उसकी परिषद संभालती थी। ये 3 प्रेसिडेंसी नगर थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, यहाँ पे सब जगह यहाँ का अलग गवर्नर, यहाँ का अलग गवर्नर, इनकी गवर्नर अलग थे, इनके जो भी प्रशासन थे वो सारी चीज़ें अलग हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद एक हम एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो इसे हम 2 नामों से भी जानते हैं हिंदी में अगर बोले तो। 1773 का विनियमन एक्ट बोलो या अधिनियम एक्ट बोलो। ठीक है, हाँ। अब इस समय यहाँ का ब्रिटिश PM कौन था? लॉर्ड नॉर्थ था। ठीक है, इसके द्वारा गुप्त समिति के तहत ये सिफारिश के गुप्त समिति की सिफारिश पर यह एक्ट पारित किया जाता है 1773 का, जिसमें क्या होता है, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों के जो गवर्नर थे,
इन तीनों गवर्नर को एक बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ अभी तो अलग अलग है, बट बाद में इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन तीनों गवर्नर को एक ही बना दिया जाता है, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का संयुक्त गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। बंगाल का गवर्नर को ही इन तीनों जगह का प्रेसिडेंसी संयुक्त गवर्नर बना दिया जाता है इस 1773 के एक्ट के तहत। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो है पहला गवर्नर जनरल है, ठीक है, बन जाता है इसके तहत। 1773 के एक्ट के द्वारा बनाया गया गवर्नर जनरल संयुक्त कहलाता है, ठीक है। पहले तो इन तीनों के अलग अलग थे, फिर इस एक्ट के तहत ये वॉरेन हेस्टिंग इन तीनों का एक बन जाता है, ठीक है। 1773 के एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अब 1773 के एक्ट के ही तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसमें एक चीफ जज होते हैं और 3 अपर जज होते हैं, ठीक है। चीफ जज जो होती है वो सर एलिजा इम्पे थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट जो था ना, जो बना है, इसके फैसले के विरुद्ध अपील करनी है तो प्रीवी काउंसिल में करनी होती थी। और ये प्रीवी काउंसिल कहाँ था? ये लंदन में था, ठीक है। कोर्ट तो यहाँ था, बट इसमें जो भी अपील करनी होती थी वो लंदन में होता था। इसलिए इंडिया के जो भी मजदूर होते थे वो बेचारे कर नहीं पाते थे, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन सा एक्ट आया? ये एक्ट आया सेटलमेंट एक्ट, जो कि 1781 में आया। अब ये एक्ट क्यों आया था? ये जो भी 1773 के एक्ट की जो कमियां थी ना, उनको दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया था, ठीक है, जो कि सेटलमेंट एक्ट कहलाया। हिंदी में भी यही बोलेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। इसके अंतर्गत दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत, ठीक है, डबल गवर्नमेंट सिस्टम अगर इंग्लिश में बात करें तो, ठीक है। तो इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, एक व्यापारिक मामले जो कि कमर्शियल था, और दूसरा राजनीतिक और प्रशासनिक मामले जो कि एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स था, ठीक है। इस पे नियंत्रण किसका था? व्यापारिक मामले पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण था, ठीक है। अब इस पे किसका था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण। ये नियंत्रक मंडल संभालते थे, ठीक है, हिंदी में कहते। और इसका हेडक्वार्टर जो है टोटल लंदन में था, ठीक है। अब इस पे नियंत्रण इन्हीं का था। इसके बाद आ जाता है हमारा एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। 1793 का चार्टर एक्ट आता है 1793 का, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का इसके तहत चार्टर एक्ट 1793 के तहत क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का जितनी भी ट्रेड मोनोपोली थी वो सारे के सारे 20 सालों के लिए बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्ष तक बढ़ा दी गई, ठीक है, बढ़ा दी जाती है। मतलब कोई भी ट्रेड करेगा तो यही ट्रेड करेंगे और 20 साल तक करते ही रहेंगे लगातार। 1793 के एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। और ये भी हुआ कि जो नियंत्रक मंडल थे, जो यहाँ पे दोहरी डबल गवर्नमेंट सिस्टम थी, इनके ये लंदन में था, इनके जितने अधिकारी है वो सारे लंदन में, बट इनके जो वेतन है, जो सैलरी जाएगी इन अधिकारियों की, वो चार्टर एक्ट के तहत अब भारत के ही राजस्व से देने का प्रावधान किया गया, ठीक है। समझ रहे आप? इसमें ये था, एक तो 20 साल के लिए बढ़ा दी गई ट्रेड मोनोपोली, ऊपर से जो भी भारतीय राजस्व से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे 20 साल बीत जाते हैं तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आ जाता है, ठीक है। इसके तहत क्या होता है? कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार, ट्रेड मोनोपोली तो समाप्त हो गया और सभी ब्रिटिश के लिए भारतीय व्यापार, इंडियन ट्रेड के द्वार खुल गए। मतलब जितने भी इस एक्ट, चार्टर एक्ट के तहत ट्रेड मोनोपोली तो समाप्त हो गई क्योंकि 20 साल पूरे हो गए, इसलिए अब लेकिन इसके साथ साथ 2 तरह के व्यापार रह जाते हैं, जो कि भारत का चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार जो है यही करते रहेंगे। बाकी ट्रेड मोनोपोली जो समाप्त हो गया था, लेकिन ये दोनों का ट्रेड मोनोपोली बना रहेगा। ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, इसके अलावा कोई नहीं करेगी चाय और चीन के साथ व्यापार, ठीक है।
इसके साथ दो अच्छी चीज़ें हुई, इसका तो पता नहीं लेकिन ये अच्छा हुई। इस एक्ट के प्रावधान था कि प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख खर्च किए जाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ हुई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति भी दी गई। तो उस धर्म, अब इन लोगों को ये भी मिल गया, अधिकार मिल गया कि अब वो भारत में ईसाई धर्म प्रचार भी करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। इसके बाद हमारा आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, अब इसमें क्या था, देखो, बंगाल का प्रेसिडेंट, मद्रास का प्रेसिडेंट और बॉम्बे का प्रेसिडेंट, ठीक है, जो भी वहाँ के गवर्नर थे उनको मिलाकर के एक बना दिया जाता है। लेकिन अब इस एक्ट के तहत, वो तो 1733 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंट का संयुक्त गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये पीछे का मैं रिमाइंड करा रही हूँ, ठीक है, ये इस एक्ट के तहत नहीं है। ठीक है, इस एक्ट के तहत ये वाली चीज़ आएगी जो भी मैं बताऊँगी। ठीक है, ये 1773 एक्ट में हमने ये जाना था कि बंगाल के गवर्नर को इन तीनों प्रेसिडेंसी को मिला करके संयुक्त गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, इतना समझे। लेकिन अब क्या होता है इस चार्टर एक्ट के तहत कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। अब वही इन तीनों प्रेसिडेंसी का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया कौन, वॉरेन हेस्टिंग बन गया। मैंने ये लिखा नहीं, डैश डैश कर दिया कि भाई नीचे। ठीक है, इतना तो समझ रहे हो ना। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हो गया, लेकिन बंगाल का लास्ट गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग हो गया। अब उसी को तीनों प्रेसिडेंसी का 1773 के एक्ट के तहत पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि वॉरेन हेस्टिंग हो गया। इतना समझ आया। लेकिन अब चार्टर एक्ट 1833 के तहत क्या हुआ, देखो, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल कर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग था पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, तो यही पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। समझ आया इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं आया तो प्लीज़ हाँ एक बार और देख लेना। अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली पूरी तरह समाप्त हो गया, हर चीज़ समाप्त हो गई। ठीक है, इंडिया में टी ट्रेड भी समाप्त हो गया, ट्रेड मोनोपोली विद चाइना भी समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही था। ठीक है, अब गवर्नर प्लस 24 मेंबर काउंसिल्स थे, पीछे हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब 1773 का एक्ट, ये एक बार पीछे का रिवाइंड करा रही हूँ। ठीक है, 1773 का एक्ट क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और एक्सिक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, 4 सदस्य थे, जो कि अब 1784 का एक्ट आया था, 3 सदस्य कर दिया गया था उसमें। अब यही हाँ 1833 के एक्ट में ये पहले था कि ये 4 थे, लेकिन 1784 में ये सदस्य 3 कर दिए गए थे जो यहाँ पे थे। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 मेंबर जोड़ा गया था, जो लॉ मेंबर विधि सदस्य कहलाते थे। लेकिन 1784 के एक्ट के तहत ये सदस्य 3 कर दिए गए थे, लेकिन फिर बाद में वो फिर 4 सदस्य कर दिए गए। अब 1833 के एक्ट के द्वारा विधि सदस्य जोड़ा गया। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, 1833 एक्ट के द्वारा विधि सदस्य जोड़ा गया। विधियों की संहिता का कारण क्या था, कोडी फंक्शनर ऑफ लॉ के लिए गवर्नर जनरल को एक आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया था इसके तहत, और साथ साथ ही 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में फर्स्ट लॉ कमीशन, प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई, तो ये लॉर्ड मैकाले में हुई। ये क्वेश्चन आता है। वर्तमान में 22 लॉ कमीशन है, जो कि प्रेसिडेंट अध्यक्ष है 2024 में, जो कि जस्टिस कौन है इसका, ऋतुराज अवस्थी हैं। ठीक है, इस एक्ट में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था। अतः 1843 में लॉर्ड एलनबरो के काल रूल 5 से दास प्रथा समाप्त कर दिया गया था इस एक्ट के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है,
ये थे सिविल सेवकों, सिविल सर्वेंट की नियुक्ति के अधिकार कंपनी के डायरेक्टर के हाथों से लेकर खुली प्रतियोगिता ओपन कंपटीशन द्वारा कराने का प्रावधान किया गया। पहले क्या होता था, सिविल सेवकों में इंडियन को नहीं लिया जाता था, ठीक है, लेकिन अब 1853 के एक्ट, चार्टर एक्ट के तहत इंडियन को भी लिया जाने लगा, लेकिन उसके लिए एक प्रतियोगिता रखी जाने लगी जिसके द्वारा कंपटीशन होता था कि उसमें कोई भी ले तो उसमें इंडियन भी शामिल हो सकते थे, तो जिससे वो सिविल सर्वेंट बन सकते थे। ये होने लगा। तो 4th मेंबर, लॉ मेंबर से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया था 4th मेंबर को, ठीक है, लॉ मेंबर में। अब उसके बाद यहाँ क्या है, ज़्यादातर पीआरटी में इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संविधान में 1600 से 53 तक हमने 1857 तक हमने इतना कंप्लीट किया, लेकिन आगे का अलग में देखेंगे, जिसमें 1858 का भारत का शासन अधिनियम आगे मैं डिस्कस करूँगी। अभी इतना ही करते हैं, वीडियो बड़ा हो गया। ओके बाय, थैंक यू।